अस्सलाम वालेकुम। आज एक वीडियो जो बना रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। एक वर्ड सुने, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। चिड़चिड़ापन, खारिश, अनईजी, अनकंफर्ट, डिजीज। यानी ये आप सोच लें कि जिन लोगों के पेट में गड़बड़ रहती है, गैसेस होती हैं, ब्लॉटिंग होती है, उन्हें बार बार वॉशरूम की हाजत होती है, उन्हें वॉशरूम जाते हैं तो वो रिलैक्स नहीं होते। हर वक्त उनका जो माइंड होता है वो रेक्टम पे मौजूद होता है। हर वक्त उनका वो जहाँ भी आना जाना हो, सबसे पहले उनका कोई चीज़ खानी हो, सबसे पहले उनके दिमाग में भूख बाद में जाती है, पहले मैदा जाता है। ये चीज़ खाने से तकलीफ होगी, ये चीज़ खाने से तकलीफ होगी, गैसेस, डकार, जलन, अनईजी। और उसके बाद फिर ये होता है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो क़ुव्वत फ़ैसला उनकी मुतासर होती है। अगर वो बॉस हैं तो उनके मातहत हमेशा उनसे खफ़ा ही रहते हैं। अगर वो मातहत हैं तो अपने बॉस से खफ़ा रहता है। ये नहीं कि ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं, बेचैन ज़िंदगी होती है। अगर ये इस सारी सिचुएशन में कोई बंदा भी मुब्तला है तो उसको ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए और आखिर तक सुननी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसके जितने आसान ज़ुबान में इसके जितने भी मामलात हैं वो डिस्कस करूँ, फिर उसका हल करूँ और उसमें खुराक भी बताएँ, कौन सी खुराक खाएँ, कौन सी मेडिसिन लें, कब सोएँ, कब जागें, कब पानी पीना चाहिए, कब खाना खाना चाहिए। तो ये बहुत एहतियात से सुनें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें, जो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर आगे इससे फ़ायदा उठाएँ। यानी मेरा मकसद ये है कि अगर अल्लाह पाक किसी को हमारी इस थोड़ी-सी कावश से किसी की ज़िंदगी आसान कर दे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बाइसे फ़ख्र होगा और मेरे लिए खुशी की बाइस होगा। जी, तो बात हो रही है जी आईबीएस। सारे लोग जानते हैं आईबीएस क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसकी अलामात तो ये सबको पता है, जो मैंने सिम्पटम बता दिए ऐसे ही होती है कि कभी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ और मोशन अल्टरनेट होते हैं, कभी आंतें। अच्छा, कब्ज़ कब होती है? जब आपकी आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाए या आंतों में और कोई किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उनकी मूवमेंट जब स्लो होती है, तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जिस वक़्त मूवमेंट तेज़ हो जाती है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है, जो उसको बार-बार करती है, तो वो डायरिया की शक्ल में चली जाती है। जब ये डायरिया क्रॉनिक हो जाता है, अंदर ज़ख्म बन जाते हैं, अब हेवी अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अगली स्टेज, जिसे डिसेंट्री कहते हैं। अब डिसेंट्री की आगे बहुत सारी किस्में हैं। अब ये आजकल एक बहुत आजकल नहीं है तो पुराना, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी पहले तो आंतों के ऊपर सूजन हुई, कोलाइटिस हुआ, फिर अल्सर हुआ। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन आगे जाते-जाते खुदा न खास्ता एट द एंड जाके ये कैंसर तक भी चली जाती है। लेकिन शुरू ये कहाँ से हुई है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से। याद रखना, जितनी भी डिज़ीज़ होती हैं, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, उनके पीछे 2, 3, 4 वजूहात ही होती हैं। सबसे पहली वजूहात जो होती है, पहली वजह जो होती है, वो होता है आपका लाइफ़स्टाइल। दूसरी जो वजह होती है वो होता है ईटिंग बिहेवियर, यानी खाने-पीने में बेहतियाती, ईटिंग मतलब खाने में कोई सिस्टम ना रखना। तीसरी जो सबसे मेन वजह है और जो लोगों को उसमें तवज्जो देनी चाहिए, वो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी नफ्सियाती मसाइल। नफ्सियाती मसाइल से मतलब ये है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, खौफ, परेशानी। देखिए आजकल का दौर ऐसा है, दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेहत को दाँव पे लगा दें। खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हो तो उसका सहारा रिटर्न करें, उस पे वर्स्ट से वर्स्ट सोचें कि ये कहाँ तक जाएगी, फिर उसका हल निकालने की कोशिश करें, ना कि उसको अपने ऊपर हैवी कर लें। तो ये चंद एक सिम्पटम थी, चंद वजूहात थी जो आईबीएस क्रिएट करती हैं। अब आगे चलते हैं इसकी डाइट। इसकी डाइट में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो याद रखें, जितने ये रिफाइंड आपके हैं, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, यानी मैदा, बेकरी वाले आइटम, ये आपको अवॉइड करने, ये नहीं खाने चाहिए। आपको ग्रेन खाएँ तो होल ग्रेन खाने चाहिए। आप वेजिटेबल ले सकते हैं, आप फ्रूट सारे ले सकते हैं, ये मना नहीं है। लेकिन जो फ्रूट वेजिटेबल, उसकी भी कुछ इकसाम है, किसके साथ कौन से मैच कर रहे हैं, किस टाइम कितना लेना है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो क्या
नहीं लेना, हमने रिफाइंड नहीं लेने, अनकार्बोनेटेड जितने ड्रिंक्स हैं ये नहीं लेने, हम ये कोक्स वगैरह नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेनी, ये जितनी इस किस्म की चीज़ें हैं ये नहीं लेनी। अब इसके अगेंस्ट हमने लेना क्या है, हमने फ्रूट लेने हैं, हमने सैलेड लेना है, हमने रॉ मटेरियल जितना है सब्जियां ये इस्तेमाल करनी है, लेकिन एक क्वांटिटी मुनासिब रख के। अब ये जितने रॉ मटेरियल है ऑर्गेनिक है, इनमें भी दो किस्म आ जाती है, एक होता है सालुबल और एक होता है इनसालुबल। सालुबल वो होते हैं जो आपके पास वो हल हो जाते हैं, और इनसालुबल जो हल नहीं होते। तो इस चीज़ का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। एक बात, तीसरी बात ये है कि हर बंदे को पता होता है कि फलां चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, फलां चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है। जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है वो आपका माइंड उस तरफ ले जाएगा और आपने वो इस्तेमाल करनी है। दूसरा है कि आप लाइफस्टाइल चेंज करें। जो भी काम कर रहे हैं, मोस्टली हमारे लोग देखता हूँ मैं ऑफिस में काम करते हैं, सुबह से शाम तक बैठना होता है, काम काम काम, उनकी वॉक नहीं होती है। अपनी वॉक को रेगुलर करें, चलना सीखें और मुनासिब चलना सीखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो है नींद, स्लीप। 7 से 8 घंटे आप रूटीन में स्लीप लें। जब आप स्लीप लेते हैं, जब आप नींद लेते हैं, बल्कि नींद से पहले एक चीज़ है मेलाटोनिन जिसे कहते हैं। जब मेलाटोनिन आपका एक्टिव होता है, और वो यार मेलाटोनिन ये ऑटो रिपेयर है, बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी मसाइल होते हैं ये इनको कवर करता है और रिपेयर कर देता है। ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जब आप इन पे तवज्जो करेंगे तो यकीन जाने ये ऑटोमेटिक चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब डाइट आपको यकीनन समझ आ गई है। अब ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, और बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये इतना तो सेंस होना चाहिए कि आपने प्याज नहीं खाना, मूली नहीं खानी, और फलां चीज़ नहीं खानी। ये एक सिम्टम होता है, एक आपको सिनेरियो में दे रहा हूँ कि इसके अंदर रह के आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अच्छा, और मेरे जे अच्छा, दलिया आप ले सकते हैं, जौ का दलिया आपके लिए बड़ा अच्छा है। चलिए ये तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जौ का दलिया आपके लिए बहुत अच्छा है, ये ले सकते हैं, लेकिन ये पानी में पका के लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसको मीठा करने के लिए आप शहद और खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको दूध में पाते हैं, लेकिन आईबीएस का जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होता है। उसमें जो आप दूध है वो भी टॉलरेंस क्रिएट करता है और वो भी मसला बनाता है। तो ये चंद चीज़ें थी। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, इसको मेडिसिन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेडिसिन बतानी चाहिए। ठीक है, ये भी एक अच्छा बात है, नॉलेज के लिए तो ज़रूर है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए कभी भी ज़िंदगी में याद रखना, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना ना। जितने केस मैंने ख़राब देखे हैं, जितने केस ख़राब देखे हैं, छोटे-छोटे केस इतने ख़राब हो जाते हैं, वो होता है कि सेल्फ मेडिकेशन, खुद ही दवाइयाँ लेनी है। अब ये कितनी दवाई लेनी है, कितनी नहीं लेनी, ये तो फिज़िशियन को पता होता है, या जिसने उस पे काम किया होता है उसको पता होता है। आप जब हिस्सा लेंगे तो केस ख़राब तो हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए सबसाइड भी हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, लेकिन वो केस कभी भी ठीक नहीं होता। अब मेडिसिन पे आते हैं, सबसे पहले हम मेडिसिन का जिक्र करते हैं जी। हमारे पास एक मेडिसिन थी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का ये है कि ये गैसेस बनती है, स्पेशली लोअर abdomen में ज़्यादा गैसेस होती है, और इसकी एग्रीवेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्रीवेशन जो है वो 4 से 8 बजे तक होती है। यानी अगर आपकी तकलीफा 4 से 8 बजे के दरमियान बढ़ रही है शाम को, तो इसका मतलब है कि आप लाइकोपोडियम को सोच सकते हैं। और भी मेडिसिन है, लेकिन ये भी एक आपकी बड़ी मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है आपकी कालोसेंट। कालोसेंट का ये जो मेन मैं फीचर बता रहा हूँ, इसमें जो पेन होता है, इसमें पेन ये होता है कि आगे झुकने से इसको कुछ रिलीफ मिलता है, पीछे होने से इसको तकलीफ ज़्यादा होती है। तो ये कालोसेंट आपको यहाँ हेल्प कर सकती है, अगर बाकी इलामात भी इसके साथ मिलती हो। अब ये आगे होने से सुकून मिलना ये कालोसेंट है, अगर ये पीछे होने से सुकून मिले, ऐसे अकड़ने से, तो उसकी मेडिसिन फिर होती है हमारे डायस्पोरिया। लेकिन बाकी सिम्टम का मैच करना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो बड़ी सबसे बड़ी मेडिसिन है इसकी, बहुत बड़ी, वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका कहते ही हैं कि ये नक्स वोमिका है ही ऑफिस होल्डर लोगों के लिए, जो क्लर्क से लेके एडमन तक, जो हर वक्त काम करते हैं, बैठे रहते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं, ये बैठे ही ज़्यादा काम होता है, मेंटली काम होता है, इनका फिजिकली काम नहीं होता, उनकी ये मेडिसिन है नक्स वोमिका। और इसकी जो सबसे बड़ी सिम्टम है, ये कभी भी आप वॉशरूम स्टूल पास करते हैं फुलफिल नहीं होते, हमेशा ये रहता है कि कुछ ना कुछ बाकी रह गया है, कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। जो बंदे का माइंड है वो हर वक्त वही रेक्टम पे ही फंसा रहता है। ये है आपकी नक्स वोमिका। आगे आ जाते हैं एक बहुत बड़ी मेडिसिन जो आर्सेनिकम एल्बम आती थी।
इसमें जर्नलन होती है वो तो बाकी है, लेकिन इसमें एंग्जाइटी भी आ जाती है, तशवीश तशवीश इसमें ज़्यादा आ जाती है, और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी जाके लगती है, लेकिन बेसिकली जलन, पानी, प्यास, ये चंद चीज़ें इसकी बड़ी एग्रीवेशन और एमिलेशन जो है ये मेडिसिन को सिलेक्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगले हमारे पास मेडिसिन आ गई जी अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम बाकी तो है, लेकिन इसकी प्रोटीन गैसेस तो बड़ी मकदार में गैसेस का खारिज होना, ये अर्जेंटम नाइट्रिकम में एक अहम अलामत पाई जाती है। आगे आगे हमारी सल्फर। सल्फर तो जनाब हमारा एक सबसे बड़ी एंटीसोरिक मेडिसिन है। ये तो बातों का बादशाह होता है, और ये इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है, और ये अपना कोई ख्याल नहीं रखता, गंदा होता है, इसकी हर चीज़ से फील हो रहा होता है कि ये गंदगी है, गंदा फिलासफर भी कहते हैं इसको, लेकिन ये बहुत बातें करता है, इसके पास इतने आइडियाज़ होते हैं, इसके पास इतने बहाने होते हैं, एक बात करें तो आगे 25 बातें ये निकाल देगा अपनी तरफ से। तो ये हमें और भी बहुत सारी मेडिसिन में ये चीज़ मौजूद है, लेकिन सल्फर को आपने ज़रा इस पे नज़र रखनी है। तो आगे मेडिसिन डिस्कस करते हैं कार्बोविच। कार्बोविच अकेली मेडिसिन इतनी बड़ी है कि ये ऊपर ऊपर वाले हिस्से में, ब्राह्मण वाले हिस्से में गैसेस वगैरह पैदा हो डकार आए, तो ये कार्बोविच हमारी इसमें लग सकती है। आगे आगे चाइना। चाइना भी एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, और वो भी बड़ा काम आती है। अगली मेडिसिन हमारा नेट्रोमेर है। नेट्रोमेर भी बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका। तो इसके अलावा अब आगे देखते हैं कि बहुत सारे म्याज़म इसमें शामिल हो जाते हैं। जब भी ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो म्याज़म को एक बड़ी अ, अहम उसको आप यूँ समझिए कि चाहिए होता है, उस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। म्याज़म, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉज़, यानी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मरीज़ का, इसकी वजह क्या है बीमारी की, और इसका म्याज़म कौन-सा है। म्याज़म जो मेन म्याज़म है वो सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस है, लेकिन ट्यूबर और कार्सिनोसिस को भी इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत सारे जो सीनियर हैं वो कहते हैं कि जब आपको कोई भी बीमारी ठीक ना हो रही हो, लंबी जा रही हो, तो ज़रूर आपको उस पे कैंसर, कार्सिनोसम या कैंसर पे सोचना चाहिए। फिर अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी आ रही हो तो उसको भी लाज़मी देखना चाहिए। इसमें टीबी सबसे अहम है, क्योंकि टीबी भी डीएनए में आ रही होती है, तो उसको भी एंटीडोट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा बहुत सारी और याद रखना, जब ये मेडिसिन दी जाती है तो पूरी बॉडी की एक पिक्चर बनाई जाती है, माइंड सिम्पटम से लेके हर चीज़ का नज़र रख के, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और ये केसेस ठीक होने वाले हैं। ये ऐसा केस कोई नहीं है जो ठीक ना हो, कहीं कुछ कहाँ से ठीक होना है, कुछ कहाँ से ठीक होना है। याद रखना 2 चीज़ें, शिफ़ा अलग तरफ से है, लेकिन अगर मरीज़ सही अपनी बात मुआलिज को समझा जाए, और मुआलिज सही बात मरीज़ की समझ जाए, यानी ये दोनों अगर एक पेज पे आ जाएँ, तो कोई भी बीमारी मेरा ख़्याल है कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चल सकती, और वो ठीक हो जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अली, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।